एक बंदी को अदालत में पेश करने के बाद दो सिपाही उसको वापस उसी जेल में लेके जा रहे थे जिस जेल से उसे अदालत में पेश करने के लिए लेके आए थे। क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, दूर की बात थी, इसलिए वापस अदालत से ले जाते उससे रात हो जाती है। रात के लगभग 9:30 के आसपास का वक्त था और बस स्टॉप पर खड़े होकर वो अपने बस का इंतजार कर रहे थे जिस बस से उस इलाके की तरफ जाना था। तभी वो बंदी कहता है कि साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूं? तो सिपाही ने कहा ठीक है, तुम टॉयलेट चले जाओ, लेकिन हम तुम्हें देखते रहेंगे, तुम्हारी निगरानी में रहेंगे। कहता है साहब कोई बात नहीं, मैं आपसे भागकर कहां जाऊंगा। अब इतना कहने के बाद वो टॉयलेट के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद 9:30 बजे इस टॉयलेट में घुसा था, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, वो निकल कर नहीं आता। जब लगातार आवाज लगाई जाती है और उसका दरवाजा तोड़ा जाता है टॉयलेट का, तो पता चलता है कि वो विंडो के रास्ते वहां से भाग चुका है। अब उन दोनों सिपाहियों की हालत खराब हो जाती है, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक सिपाही बैठकर फूट फूट कर वो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि उसकी नौकरी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो कैसे गया, अचानक कैसे हो गया। तभी उस सिपाही ने, दूसरे वाले ने, दोनों ने मिलकर वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना देते हैं कि हम एक कैदी को लेकर, एक बंदी को लेकर यहां आए थे, लेकिन वो मौका पाती भाग जाता है। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस वाले उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपराधी बहुत बड़ा अपराधी था। 2 दिन बाद तक भी जब वो बंदी नहीं मिलता है, तभी उन दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मारकर अपनी जिंदगी की जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लेता है। जब ये बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग खुद हैरान थे कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल जो बंदी होता है वो अपना आप में बहुत भयानक होता है। उसने 1-2 नहीं 12 महिलाओं का बहुत बुरी तरह से कत्ल किया था और उसको खुद को गिनती याद नहीं थी। उसने न जाने कितनी ऐसी महिलाएं थीं जिनके साथ उसने बलात्कार किया था। उसमें चाहे वो मेडिकल की छात्रा हो, उसमें चाहे कोई पुलिस वाली हो, उसने किसी को भी नहीं बख्शा था। जो उसके सामने पड़ जाती थी या तो उसको मारता था या उसके साथ बलात्कार करता था। आज की कहानी है एम जयशंकर की, जिसको लोग साइको किलर के नाम से, साइको शंकर के नाम से भी जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश की। दरअसल तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला है सेलम और उसी का एक इलाका लगता है शंकारी। इस शंकारी में एक खेतों की तरफ से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोग खेतों में काम कर रहे थे और उस दुर्गंध के पास जब पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं तो एक लाश पड़ी हुई है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी स्थानीय लोग दौड़ते हुए, भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाते हैं। यह वाकया है 29 सितंबर 2009 का। नजदीकी पुलिस स्टेशन जब पहुंचते हैं, पुलिस मौके पर आती है। आने के बाद देखती है कि एक महिला है, उसकी लाश पड़ी हुई है, उसको बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थी। प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा था कि इसके साथ किसी ने वाकई बहुत भयानक तरीके से गंदा काम किया है। पुलिस वाले जब आसपास में डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उस महिला के कपड़े मिलते हैं। दरअसल वो महिला सामान्य नहीं थी। उस महिला का नाम होता है एम जयामणि, जो कि महिला कांस्टेबल होती है। इस महिला कांस्टेबल की अभी हाल ही में लगभग 1 महीने पहले 23 अगस्त 2009 को उप मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के प्रोग्राम में पेरुमा नल्लूर एक जगह है, वहां पर एक जनसभा थी, वहां पर इसकी अस्थायी रूप से ड्यूटी लगी थी। उस महिला को अचानक से उसका गायब होना पुलिस वालों के लिए वाकई परेशानी का सबब बना हुआ था। ऐसी कौन सी जगह थी जो पुलिस वालों ने उसकी तलाश नहीं की थी, लेकिन वो महिला मिलती है तो लाश के रूप में मिलती है, वो भी उसके साथ इतना भयानक काम जो होता है। तो ये सोचकर पुलिस हैरान थी कि आखिरकार ये किसने किया है, क्यों किया है, कौन है। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब जानने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। और इसी बीच में एक के बाद एक कई सारी लाशें और मिलना शुरू हो जाती हैं। तभी 19 अक्टूबर 2009 की ये बात है। एक महिला बदहवाश हालत में दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। जब लोगों ने उसकी चीख पुकार सुनी, तभी उस महिला की चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग बोले क्या बात है, क्यों दौड़ रही हो, क्या हुआ है। तभी वो कहती है कि इधर एक आदमी है जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। तभी लोगों को बहुत तेजी के साथ उस तरफ दौड़ते हैं जिस तरफ से वो महिला दौड़ कर आ रही थी, और जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़े बड़े बाल हैं उसके। उसे देखने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। तुरंत ही पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उसको पकड़ती है और थाने लेके जाती है। उससे पूछताछ जब करती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम होता है एम जयशंकर, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है और सेलम जिले में ही एक कन्यायापट्टी एक जगह है, उस गांव का ये रहने वाला था। 15 साल की लड़की से इसकी
एक अरेंज मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, 3 बेटियां पैदा होती हैं। और जब 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, जब बेटियां थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो उसने अपना गांव छोड़कर सीधा शहर की तरफ आ जाता है, सेलम की तरफ आता है। और यहां आने के बाद उसने ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया था। पहले हेल्पर ही करता था, फिर ट्रक ड्राइवर हो जाता है। और वो अलग अलग शहरों में ऐसे ही आता था, जाता था। और आते जाते शहरों में जब उसे कोई ढाबे पर, कहीं सड़क के किनारे कोई सुंदर सी महिला जो मेकअप में खड़ी होती थी, जिसको इंतजार होता था कि कोई पुरुष आएगा और एक रात के लिए या कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको साथ ले जाएगा, तभी वो इंतजार में रहता था। और ऐसे ही इंतजार करते करते उसके ट्रक में महिलाएं आके बैठती थी, जो वेश्यावृत्ति करती थी, और उन्हें वो अपने साथ लेके जाया करता था। इसी बीच में उसको एक महिला मिल जाती है, जिस महिला का नाम होता है एम जयामणि। और उस एम जयामणि वो कोई और नहीं थी, वो बात है 23 अगस्त 2009 की। वो महिला कांस्टेबल होती है। उस दिन उसको कोई और महिला मिली ही नहीं थी, इसलिए महिला कांस्टेबल को उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे इलाके तक छोड़ सकता हूं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, रात ज्यादा हो गई है, तुम मेरी ट्रक में बैठ सकती हो। उस महिला कांस्टेबल को वो अपने ट्रक में बिठाता है, उसे कुछ खाने का सामान देता है, और कुछ खाते ही महिला कांस्टेबल बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक ऐसी जगह पर थी कि जहां से वो चीख सके, चिल्ला सके, तो उसकी आवाज दूर दूर तक ना पहुंचे। उसकी आंखें खुली तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें खुली तो उसके कपड़े दूर थे और हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। उसके चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आवाज ज्यादा दूर जा नहीं सकती थी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, एम जयशंकर ने, उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। 1-2 दिन नहीं, लगातार जब तक उसका मन कर रहा था, तब उस महिला सिपाही के साथ वो अपने हवस पूरी कर रहा था। वो चीखती थी या धमकी देती थी तो उल्टा मारता था, बुरी तरह मारता था, पीटता था। फिर बाद में वो महिला सिपाही कहीं ना कहीं गिड़गड़ाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। और जब एक लंबा वक्त गुजर जाता है, 20 दिन 22 दिन का समय बीत जाता है, जब उससे उसका मन भर जाता है, वो भूखी रहती थी लेकिन खाने को उसे कुछ देता नहीं था। उसके बाद तसल्ली से जब उससे बिल्कुल जी भर जाता है, तब उसको मार डालता है। उसके पास एक काले रंग का बैग था, काले रंग के बैग के अंदर उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, और कुल्हाड़ी से उसको बहुत बुरी तरह से गोद देता है। लाश को उठाकर शंकारी के जंगल में फेंक देता है। लगभग 1 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है, और ये व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। और स्वीकार करने के बाद जब इसका मैसेज दिया जाता है कि इसने किस तरह से मारा है, तो 1-2 नहीं, लगभग 12 और पुलिस वाले अलग अलग थानों के आते हैं और आकर इस पुलिस से बात करते हैं कि ऐसे ही जो मर्डर जैसे आपके यहां पे हुआ है, सेम है हमारे यहां पे हुआ है। उसने जब बातचीत की तो बातचीत में उसने स्वीकार किया कि 3 जुलाई 2009 को पेरंदन हल्ली एक जगह है, वहां पर एक 45 वर्षीय पी श्यामा नाम की एक महिला होती है। उस 45 वर्षीय महिला के साथ उसने ऐसे ही घिनौना कृत्य किया था जैसा महिला सिपाही के साथ किया था। उसको ठीक वैसे ही मारा था जैसे उसको मारा था। 12 ऐसे महिलाओं को मारा उसने। साथ ही जब उससे कहा कि तुमने और क्या किया है और क्या अपराध किए हैं, तो गिनती गिन के बताने लगा कि मैंने बलात्कार भी किया है, कुछ राजी से करती थी तो कुछ गैर राजी से, जैसा जिसका मौका होता था। यदि किसी ने विरोध किया तो उसको मार दिया करता था। पुलिस वाले जब उसकी कहानी सुन रहे थे तो कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर गिरफ्तार करने के बाद कोयम्बटूर की जेल में रखा जाता है। और कोयम्बटूर की जेल में रखने के बाद अब उसकी सजा का इंतजार किया जा रहा था। और एक दिन ऐसा मौका आता है कि धर्मपुरी न्यायालय में उसकी पेशी होनी थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर। 17 मार्च 2011 का यह वाकया है। और जैसे ही इसको लेके जा रहे थे 2 सिपाही, एक सिपाही का नाम होता है एम चिन्नास्वामी, दूसरा होता है राजा वेलू। एम चिन्नास्वामी राजा वेलू इसको अपने सरकारी वाहन से नहीं बल्कि अलग अलग वाहनों के माध्यम से, कभी बस से तो कभी किसी चीज से इसको लेके जा रहे थे धर्मपुरी। वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको पेश किया जाता है। और पेश करने के बाद फिर वापस जब इसको लेके आ रहे थे तो सेलेम का जो बस अड्डा होता है वहां पर वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे जो कोयम्बटूर की तरफ जाने वाली थी। और इसी बीच में वो मौका पाते ही यहां से 9:30 बजे रात के आसपास भाग जाता है। जब यहां से भागता है तो ये दोनों सिपाही, चाहे चिन्नास्वामी हो या राजा वेलू, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ चिन्नास्वामी इतना ज्यादा घबरा जाता है, उच्च अधिकारियों के सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका भविष्य पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसने एक ऐसे कैदी को अपने हाथ से निकल जाने दिया जिस कैदी ने कितनी ही महिलाओं के साथ रेप किया है। 12 महिलाओं के साथ उसने हत्या कर दी उनके बलात्कार के बाद। उसने महिला सिपाही को भी नहीं छोड़ा है। उसने एक मेडिकल छात्रा है उसको भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी उसने ऐसे ही घिनौना कृत्य किया था। उसने ऐसे ही उसके साथ गंदा काम किया था। जब वो मन से हार जाता है तभी अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मार लेता है। अपनी जिंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए वो कांस्टेबल खत्म कर लेता है
और लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग खुद हैरान थे। फिर कर्नाटक के बेलारी इलाके में ये जयशंकर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अब जो भी महिलाएं इसे दिखाई दे रही थी, चाहे वो बड़ी बूढ़ी हैं, चाहे उनकी उम्र कम है या जैसी भी हैं, जो उसके साथ राजी से तैयार हो जाया करती थी वो ठीक था, नहीं तो वो हत्या कर देता था। 1 महीने में ही उसने 6 और महिलाओं की हत्या कर दी थी। 12 पहले 6, ये 18 महिलाओं की अब तक हत्या कर चुका था। और एक व्यक्ति ने इसको देखा तो उसने उस आदमी को भी मार डाला। 19 कत्ल कर दिए थे इसने। 19 कत्ल करने के बाद इसका जी नहीं भर रहा था, ये लगातार इधर से उधर दौड़ रहा था। और एक दिन 4 मई 2011 का वाकया, कर्नाटक का एक गांव होता है, वहां 2-3 महिलाएं खड़ी हुई थी, इसको तलब लगती है उनके साथ गंदा काम करने की। तब एक महिला को जो बुरी नीयत से पकड़ता है, दबोचता है, तब वो महिलाएं जोर जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। और चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घरों में लोग होते हैं वो निकल के आते हैं, इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस इसकी खूब अच्छे से सेवा पानी करती है। और सेवा पानी करने के बाद 2011 की बात है, बेंगलुरु का एक परपाना एक अग्रहारा सेंट्रल जेल होती है, ये उसमें रखा जाता है। और इसके बाद फिर जो सुनवाई वगैरह हो रही थी, उस सुनवाई को इसी जेल के अंदर रह के ही इसे कराया जाता है। 27 साल की इसको सजा दी जाती है। ये 27 साल तक ये जेल के अंदर रहेगा, सलाखों के अंदर रहेगा। और पुलिस वालों ने इसके खिलाफ जो सबूत थे उनको जुटाना शुरू कर देते हैं, ताकि कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगेगी, तभी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकेगी। लेकिन सन 2013 का ये वाकया है। इसने जेल के अंदर रहते हुए ये बताया जाता है कि पुलिस वालों ने इसकी मदद की थी। इसको उसके बैरक की एक नकली चाबी बनाकर दी थी और उस नकली चाबी को इसने अपने पास रखा। और मौका पाते ही जेल से निकलने की जब कोशिश कर रहा है तो पहली दीवार 15 फुट की होती है। कंबल को फाड़ फाड़ के उसने रस्सी बनाई और उसको 15 फुट की दीवार को ये कूद जाता है। एक दीवार फिर दूसरी आती है, वो 20 फुट की दीवार होती है। उस 20 फुट की दीवार को भी ये फलांग जाता है, कूद जाता है, पार कर जाता है। लेकिन आखिरी दीवार जो थी वो 30 फुट की दीवार होती है और उस 30 फुट की दीवार को भी ये कूद जाता है। लेकिन 30 फुट की दीवार यानी तीसरी अंतिम दीवार को जब कूद रहा था तो इसका पैर टूट जाता है। भागने की स्थिति में नहीं था, लेकिन यहां से निकलने की लगातार कोशिश कर रहा था, चल रहा था। और जब जेल के अंदर ये सायरन बजता है कि जेल का सबसे खतरनाक कैदी, जिसने अब तक लगभग 19 कत्ल कर दिए हैं, वो जेल से भाग चुका है। और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि कोई भी महिलाएं अपने घर से ना निकलें, खासकर रात के समय में। अकेली तो बिल्कुल न निकलें तो समूह के रूप में निकलें, क्योंकि एक बहुत खतरनाक किस्म का अपराधी है। वो जेल से भाग चुका है और किसी के साथ भी कोई ऐसी गंदी हरकत कर सकता है, किसी की भी वो हत्या कर सकता है। 3 राज्यों में जब हाई अलर्ट जारी हो जाता है, रेड अलर्ट जारी हो जाता है एम जयशंकर के नाम से, तो लोग घबराने लगते हैं, खासकर महिलाएं घबराने लगती हैं। रात को दिन में भी निकलने से डरती थी, घबराती थी। तभी गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 10,000 पोस्टर छपवाए जाते हैं और दीवारों पे जगह जगह चस्पा कर दिए जाते हैं कि इस शक्ल का व्यक्ति अगर कहीं दिखाई देता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। 75,000 पर्चे छपवाए जाते हैं, घर घर में बंटवाए जाते हैं, दिखाया जाता है कि इस शक्ल का वो खूंखार किस्म का अपराधी है, यदि पकड़ा जाए, दिखाई देता है तो उस तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाए। और इसी दिन उसकी किस्मत खराब थी। बात है 6 सितंबर 2013 की। अभी महीने या 2 महीने के आसपास का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इसमें इसने एक और काम किया था। ये अपने घर नहीं पहुंचा, बल्कि अपनी बेटियों से भी मुलाकात नहीं की। ये मोबाइल जो लेता था, अपने घर वालों से संपर्क करने की जब कोशिश करता था, तो संपर्क करने के बाद जब घर वालों के जो नंबर थे वो ट्रेस पे लगे हुए थे, और इसी बीच में वो एक बार बात करता था और बात करने के बाद कोई लॉन्ग रूट पे जाने वाले ट्रक के अंदर, कोई लॉन्ग रूट पर जाने वाली किसी गाड़ी के अंदर उस फोन को चलता हुआ छोड़ दिया करता था। पुलिस वाले पहली जो लोकेशन इसकी फोन की आती है वो दिल्ली में आती है। कुछ दिन के बाद फिर ये दूसरी बार फोन करता है, दूसरे शहर में जाने के बाद वहां से फिर ये बात करने के बाद फिर रख देता है फोन, और तीसरी दूसरी गाड़ी में रख देता है तो दूसरी लोकेशन मुंबई की आती है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में कई मोबाइल ये डालता था और पुलिस वाले देश के अलग अलग हिस्सों में चक्कर काट रहे थे। तब पुलिस वालों के समझ में आता है कि नंबर ये आसपास के इलाकों से लेता है, लेकिन लेने के बाद ये नंबरों को गलत जगह रख देता है, गाड़ी में रख देता है, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। 6 सितंबर 2013 को ये गुमराह नहीं कर पाया और ये परेशान था, और परेशान होने की वजह से ही, क्योंकि चलने में इसे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, पैर में जिसकी ज्यादा चोट लगी थी। हालांकि इस बीच में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं आसपास के सभी जगहों को ये सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति है, क्योंकि जब ये गिरा था तो उसके गिरने पर ही इसके पैर से खून निकलने लगे थे, तो उन्हें लगा कि शायद ज्यादा खून निकल रहे हैं, ज्यादा चोट लगी है, कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए जरूर पहुंचेगा। वो इलाज कराने के लिए कहीं पहुंचा ही नहीं था और वैसे ही अपने टूटे हुए पैर के साथ लगातार चल रहा था। अब वो इस स्थिति में नहीं था किसी महिला के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर सके या किसी को मार सके।
6 सितंबर 2013 के एक पुलिस वाले की नजर इस पर पड़ती है तो पुलिस वाला तुरंत ही इसके पास जाकर कहता है कि भाई साहब आपके तो पीछे पुलिस पड़ी हुई है, चारों तरफ पर्चे लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, इसलिए ये मेरे पास मोटरसाइकिल है, अगर आप चाहो तो इस मोटरसाइकिल का सहारा लेके आप जा सकते हो, इस रास्ते पे जाना, इस रास्ते पे जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। वो ऐसा कहकर वो पुलिस वाला, क्योंकि सादा वर्दी में था, उसको बाइक भी देता है। बाइक में उतना तेल भी नहीं था और बाइक की जो स्पीड थी वो ज्यादा चलने लायक थी नहीं, क्योंकि चोरी की वो बाइक थी और वो खराब स्थिति में थी। एम जयशंकर उस मोटरसाइकिल बैठता है और उस रास्ते पे चलने लगता है जिस रास्ते पे उस पुलिस वाले ने रास्ता बताया था। तभी उस पुलिस वाले ने अपने उच्च अधिकारियों को फोन किया, मैसेज करने के बाद बताया कि एक मोटरसाइकिल से एम जयशंकर इधर भाग रहा है, अगर आप कोशिश करें तो उसे पकड़ सकते हैं। उसकी किस्मत उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी, उसे पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रखा जाता है, जो बहुत हाईटेक जेल होती है और इसमें अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। साथ ही उसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है और साथ ही उसकी जो बैरक होती है उस बैरक में कुछ इस तरह का कहते हैं कि दरवाजे में लगाया था, खटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसे खोलने में उसका हाथ ना जा सके। वो थोड़ा दूर होता है दीवार से, दरवाजे से थोड़ा सा अलग था, दीवार में लगाया हुआ था उसका कुंडा। तो कुल मिलाकर अब इसे लगता है कि शायद ये बच नहीं पाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा और उसकी जो अपनी जिंदगी थी वो सलाखों में कटी रही थी। लेकिन एक बार फिर सन 2018 में 25 फरवरी का ये वाकया है, वो वहां से भागने की फिर से कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये कोशिश की नाकाम रहती है, क्योंकि इस बार पुलिस वालों ने, जेल प्रशासन ने बड़े ही पुख्ता कड़े इंतजाम किए थे ताकि वो यहां से भाग ना सके। और 26 तारीख को उसके पास नाई आता है उसकी शेप बनाने के लिए। बड़ी बड़ी मूछें होती हैं उसकी, वजह शेप बनाने के लिए आता है तो तभी वो मौका पाते ही उस नाई के पास से एक ब्लेड चोरी कर लेता है और उस ब्लेड को चोरी करके अपने पास छुपा कर रख लेता है। कोई नहीं जानता था, वो पुलिस वाले भी शायद उनका ध्यान उस दिन पहुंचा ही नहीं और वो मौका पाते ही अपनी गर्दन को खुद से काट लेता है और काटने के बाद अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस वालों की उस पर नजर पहुंच जाती है। पुलिस वाले ये देख रहे थे कि ये इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। सीसीटीवी कैमरे की जब नजर पहुंचती है तभी उसे उठाकर 27 फरवरी 2018 को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हालत ज्यादा खराब थी और 28 तारीख की सुबह 5 बजे के आसपास डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं और एम जयशंकर का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाता है, भविष्य के लिए खत्म हो जाता है। लोग उसको एम जयशंकर के साथ साथ शाइको शंकर के नाम से भी जानते हैं और वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान रहा था। कानून तो उसे सजा नहीं दे सका, उसने खुद को अपने आप को सजा देकर अपना चैप्टर खुद खत्म कर लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।